मिला हुआ था, आप लोग को पढ़ा रहे थे हम सोशलिस्ट मूवमेंट, समाजवादी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन में हम उधर एक टॉपिक हो गया था आप लोग का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक था हमारा सोशलिस्ट मूवमेंट, समाजवादी आंदोलन, जिसमें हम सेंट साइमन को पढ़ा चुके थे, लिखवा चुके थे, मार्क लुई ब्लॉक को समझा दिए थे, और फिर हम लोग इसको भी एक और थे उनको पढ़ा चुके हैं। आज हम मार्क्स को हम पढ़ा रहे थे, रॉबर्ट ओवेन, ये सब को हम पढ़ा चुके हैं। हमारा केवल बच गया था मार्क्स, कार्ल मार्क्स बच गया था, मार्क्स का समाजवादी सिद्धांत। ये इसको हम क्लास में समझाए थे आप लोग को। ये दरअसल ये है कि क्लास बीच में एक लंबा गैप हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा, जो लोग क्लास में नहीं होंगे, तो अभी का तो ऐसा ही सिस्टम है, इसे सिस्टम से चलेगा। हम लोग कार्ल मार्क्स को देखते हैं। समाजवादी आंदोलन में क्या है कि ये समाज में जो पूंजीपति वर्ग है, समाज में जो मजदूर वर्ग है, उसके बीच एक रिलेशन है मालिक और मजदूर का। मालिक हमेशा चाहता है कि जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उसको कम से कम पूंजी, उसको कम से कम मेहनताना मिले। मजदूर वर्ग चाहता है कि वो जो मेहनत करता है उसको इतना मिल जाए कि उसका गुजारा चल सके, उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसलिए वो जी तोड़ मेहनत भी करता है, लेकिन जब मुनाफे की बात होती है तो मुनाफे में पूरा का पूरा मुनाफा पूंजीपति वर्ग रख लेता है। और इसी संदर्भ में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट ओवेन को पढ़ चुके हैं, सेंट साइमन को पढ़ चुके हैं, और मार्क ब्लॉक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज है मार्क्स। दरअसल मार्क्स जब आया तो समाजवादी आंदोलन को इन्होंने इस रूप में परिभाषित किया कि आज तक उससे अच्छा व्याख्या कोई नहीं कर पाया, और विश्व में जो विचारधाराएं आई वे मार्क्सवादी विचारधाराएं हो गई। ये मार्क्स के विचार ही थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के समय अस्तित्व में आई। दूसरा मार्क्सवादी, यानी कि उस हुआ साम्यवादी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में है कि उत्पादन के साधनों पर पूरा का पूरा अधिकार राज्य का रहेगा, सरकार का रहेगा। इसमें जो कामगार वर्ग हैं वे मेहनत करेंगे और सबको उचित मेहनताना मिलेगा ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में है जो कि ना तो पूरी तरह से समाजवादी है, न ही पूंजीवादी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में है कि कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में है, कुछ चीजें पब्लिक यानी कि निजी यानी कि पूंजीपति वर्ग के हाथ में है। जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था हम लोग देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें हैं। क्या है? पूंजीपति लोग जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये सब है। इसके बाद है सरकारी, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो चीजें हैं वो सब सरकार के नियंत्रण में है।
इसके बाद है कि कुछ चीजें हैं जो सेमी है, सेमी गवर्नमेंट है, उसमें सरकार भी है, पब्लिक भी है, दोनों है। और इसके बाद सरकार के द्वारा कल्याणकारी काम किए जाते हैं। कल्याणकारी काम से मतलब है कि जो लोग घर नहीं बना सकते हैं, मजदूर हैं, तो सरकार उसके लिए घर बनाने का इंतजाम करती है। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं लेकिन रोजगार के लिए साधन है, थोड़े बहुत भी पूंजी का अभाव है, उनको सरकार सहायता का इंतजाम करती है। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं ताकि लोगों का हेल्प हो सके। ठीक है, तो और इससे क्या, ये इस तरह से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। सो हम लोग मार्क्स में थे। मार्क्स ने जो विचार दिया वो ये दिया, समाजवाद का विचार दिया। तो समाजवादी विचार वहीं से आया है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो चाहता है कि उत्पादन जो हो रहा है वहां दिन रात उत्पादन होता है, और जब तक दिन रात उत्पादन होगा तो वो पूरा बिकेगा सामान दुनिया के हर हिस्से में। और जब बिकेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? मजदूर को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा उद्योग के जो मालिक हैं उसको मिलेगा। और इस तरह से अमीर और अधिक अमीर बनता जाएगा, गरीब और अधिक गरीब बनेगा। मजदूर उतना ही कमाएगा जितना कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, वो मुश्किल से अपने बाल बच्चों को इस लायक बना सके कि वो मजदूर बना ही रहे, कि वो मजदूर बनने लायक हो जाए। ये चीजें, ठीक है। हम मार्क्स को पढ़ रहे थे, तो मार्क्स को हम समझाए भी थे कि देखिए, मार्क्स ने जो समाजवादी आंदोलन की व्याख्या की वो उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कि इससे उसने एकदम सिलसिलेवार ढंग से समाजवादी आंदोलन और पूरे समाज को एनालाइज किए, विश्लेषित किए। क्लास में इसको हम समझाए भी थे, आप लोग को याद होगा। जो लोग क्लास कर रहे थे हमारा, और हम चेहरे को भी देख रहे थे, लगभग लोग आप लोग क्लास में थे। उसमें यह था कि जब मनुष्य इस धरती पर आया तो शिकारी जीवन जीता था। ठीक है, मार्क्स ने उसको आदिम साम्यवाद कहा। आदिम इसलिए कि पुराना है, साम्यवाद इसलिए कि उसमें समानता है लोगों के बीच। जब आदमी शिकारी जीवन जीता था, यानी कि जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगली फलों फूलों को बटोरता था और खा लेता था, आदमी उतना ही खाता था जितना उसको भूख है, और बाकी चीजें वो कल के लिए। आज क्या करेगा? समाज में संपत्ति संग्रह की कोई भावना नहीं थी, और इस तरह से समाज में समानता थी। मार्क्स इसको आदिम साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, उस समय संपत्ति संग्रह की कोई अवधारणा नहीं है। ये भी अवधारणा नहीं है कि हमारे पास घर हो, ये भी अवधारणा नहीं है कि हमारे पास कपड़ा हो। ठीक है, आदमी कपड़ा भी नहीं पहनता था या बहुत कम पहनता था, छाल या पत्ता ऐसा कुछ पहनता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मार्क्स उसको एनालाइज कर रहे हैं। मार्क्स को जो अभी हम लोग बता रहे हैं, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है, मार्क्स का सिद्धांत, उसी को समझा रहे हैं। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि मार्क्स ने आखिर कहा क्या। ठीक है, स्वाधीन समाज जब ऐसे ही है तो वहां समाज में समानता है। जब समाज में समानता है तो किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं है, आपसे बैर भावना भी नहीं है, कोई किसी का शोषण भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद के चरण है दास समाज। दास समाज से मतलब है, मार्क्स कहते हैं इसको कि
जब आदमी फलों को इकट्ठा करता था, जंगली फूलों को इकट्ठा करता था और खाता था, तो ऐसा जीवन तो बहुत दिन नहीं चलेगा। शिकार करेगा, खाएगा। शिकार भी अकेले वो नहीं करेगा, ग्रुप में करेगा, क्योंकि जानवरों को पकड़ना आसान नहीं है, जानवरों को मारना भी आसान नहीं है। जानवर बलिष्ठ होते हैं, जानवर फुर्तीले होते हैं, इसलिए जब शिकार की अवस्था में मनुष्य शिकार कर रहा है तो वहां भी ग्रुप में रहेगा, अपने समाज या अपने कबीला के साथ है वो, अपनी टोली के साथ है वो, ठीक है, और मिल बांट करके उसको खा जाता था। बात यह है कि कृषि का आविष्कार कैसे हुआ, इसको थोड़ा हम लोग देख लें, समझ लें। कृषि के आविष्कार में मुख्य बात यह है कि कुछ लोगों ने ये सोचा होगा, ये चीजें जो हम बता रहे हैं ये इग्नू की किताब में लिखी हुई है, ठीक है, कि जब आदमी, कुछ ऐसे फल हैं जो फले हुए थे, उसको उन्होंने जमीन में छिपा दिया, जमीन में छिपा दिया और उसको खाता था कि ताकि कल इसको खाया जा सके। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीजें, आदमी घुमंटू है, कहीं चला गया या वहीं है भूल गया, बाद में उसको पता चला कि यहाँ पेड़ उग आते हैं, और इस तरह से उसको लगा कि फलों के, पके हुए फलों के बीज को बोया जा सकता है, उसको उससे फिर नए तैयार किए जा सकते हैं। इस तरह से उसको खेती का तरीका मालूम हुआ, ठीक है। शुरुआती जो मनुष्य का है कृषि का, वो है जंगली जौ, जौ या उसको जंगली गेहूं कह सकते हैं, इस तरह का। और इस तरह से धीरे धीरे खेती की शुरुआत हुई। जब खेती की शुरुआत हुई तो मनुष्य ये भी इतने दिन जानवरों के बीच शिकार करने के दौरान उन्होंने यह भी देखा कि कुछ जानवर जैसे जो अहिंसक हैं, मतलब वो आदमी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, उसको पालतू बनाया जा सकता है। उसमें है बकरी, भेड़, ये सब। तो इसको पालतू बनाया गया और इस तरह से मनुष्य के अंदर संपत्ति संग्रह की भावना आई। मनुष्य एक जगह घर बना करके रहने लगा, अपने जानवरों के साथ रहने लगा और एक जगह घर का इंतजाम किया, मतलब आदमी अस्थाई निवासी हो गया। अब वो घुमंटू नहीं है, जहां है वहां वो अस्थायी रूप से रह रहा है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ है, पता चला 2 महीने बाद वो दूसरी जगह चला गया है, फिर 4 महीने बाद वो तीसरी जगह चला गया है, ऐसा नहीं ये चीजें, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य जब घर बना करके रहने लगा है, खेती करने लगा है, पशुपालन करने लगा है, तो सवाल उठता है यहाँ कि मनुष्य खेती और पशुपालन में से, दोनों में से किसको पहले शुरू किया। ये चीजें जो हम बता रहे हैं ये भी इग्नू की किताब में ही लिखा है कि दोनों साथ साथ हुई चीजें, खेती का भी आविष्कार और पशुपालन, दोनों चीजें साथ साथ ही आई हैं, कोई पहले या कोई बाद का नहीं है। तो और इसमें लंबा समय लगा, एक ट्रांजिशन फेज चलता है, एक संक्रमण का दौर चलता है। जब एक संक्रमण का दौर चलता है, जब कोई चीजें हो रही होती हैं, ये एकाएक खेती का आविष्कार नहीं हो जाएगा या एकाएक पशुपालन नहीं होने लगेगा, ये धीरे 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 करके, हो सकता है हजारों साल लग जाए, हो सकता है 5,000 साल लग जाए, लेकिन ऐसे ही करके धीरे धीरे करके होता है। सो मार्क्स इसको कहते हैं कि जब आदमी कृषि और पशुपालन करने लगा तो समाज में चेतना जगी, मनुष्य संपत्ति संग्रह करने लगा, मतलब खेती करके अन्न को संग्रह रखने लगा कि इसको खाया जा सकता है। पशुओं को पालने लगा कि ये चलता फिरता खाद्य भंडार है, इसको जब चाहें पका करके खा सकते हैं, मार करके खा सकते हैं, नहीं। तो देखिए, संपत्ति संग्रह की भावना इसमें आ गई है, और जब संपत्ति संग्रह की भावना आ जाएगी तो कुछ ऐसे भी वर्ग होंगे या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसे लूटना भी चाहेंगे। जब उसे लूटना चाहेंगे तो क्या होगा कि समाज में कुछ लोग पशुपालन कर रहे हैं, खेती करके अन्न जमा किए हुए, कुछ आएगा उसको उठा करके ले जाएगा,
उसके पशुओं को हाँक करके ले जाएगा ताकि अपने काम में उसको ला सके। तो इसके लिए समाज में एक रक्षक दल भी सामने आया, जो कि उस समय योद्धा था, बलिष्ठ रहा होगा, और वो जिम्मेदारी लिया कि आप हमको खाना दीजिए, आप हमको जरूरी चीज मुहैया कराइए। मेनली जरूरी चीज में क्या आएगा? कपड़ा आएगा और खाना आएगा। आवास शेल्टर के लिए तो ज्यादा दिक्कत थी नहीं, कहीं भी झोपड़ी, कहीं भी लकड़ी का झोपड़ी बना लिया, पत्ता डाल करके, घास फूस डाल करके बना लिया, और उसको खाने के लिए मिल जाता है, आदमी की सुरक्षा करेगा वो। तब यहाँ क्या होने लगा कि इसमें उसको इतना उपलब्ध हो जाता था कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाती। वो शिकार के लिए भी जाता था, या वो शिकार से, या वो खेती या पशुपालन भी शुरू में करता होगा, बाद में वो नहीं करने लगा। और इस तरह से कुछ उसके सेवक रहे होंगे जो उसकी सहायता कर रहे होंगे, मेन कोई एक होगा। और इस तरह से समाज में वो राजा और इधर उसके आदमी, कबीला का कोई सरदार रहा होगा। इस तरह से सरदार और कबीला ऐसे आया कि एक राजा हो गया उसी में, जो सुरक्षा करता था उन लुटेरों से। मार्क्स कहते हैं कि यहाँ भी शोषण हो रहा है मनुष्य के बीच। एक आदमी बैठा हुआ है, वो सुरक्षा जरूर देता है, लेकिन हर दिन उसको लड़ने की जरूरत नहीं थी, और बदले में उसको पूरा मिल जाता था। ठीक है, इसी को और अच्छे से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा देने वाला है, सरदार है, उसके अपने नौकर चाकर भी रहे होंगे। यानी कि वहां भी एक आदमी सेवा दे रहा है और एक आदमी सेवा ले रहा है, यानी कि शोषण वहां भी हो गया है। मार्क्स का दूसरा चरण है आदिम साम्यवाद के, आदिम समाज के बाद है दास समाज, जिसमें कि एक आदमी सेवा ले रहा है और दूसरा सेवा दे रहा है। ठीक है, और वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। जो तीसरा है सामंती समाज। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के 3 चरण के जो चरण है, उसमें आदिम साम्यवाद को हम समाज को समझाए, दास समाज को हम समझा रहे हैं, और फिर इसका तीसरा है सामंती समाज। सामंती समाज को आप लोग देखिए, जब जनसंख्या बढ़ी तो आदमी में खेती करने की भावना भी बढ़ी कि तभी हमारा गुजारा होगा, खाएंगे क्या। और इस तरह से जमीन पर कब्जे की भावना बढ़ी। जब जमीन पर कब्जे की भावना बढ़ेगी तो क्या होगा कि बड़े बड़े भूमि का मालिक एक आदमी हो जाएगा। बड़े बड़े भूमि का मालिक एक आदमी हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग सारे लोग इंडिया में ही आप देख लीजिए, जैसे राजा हैं, ठीक है, राजा है, राजा को माना जाता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही राजा को माना जाता है कि ये भगवान की तरह है, पूरी धरती का मालिक है, यानी पूरी वसुधा का मालिक है। ये धरती, पहाड़, नदी, पर्वत, जंगल, तालाब, झरना, सारे का मालिक है। ये रेगिस्तान, सब का मालिक है। जितनी दूर पृथ्वी है उतना दूर का ये मालिक है, और वो कौन है? राजा है। ठीक है, जब हम लोग यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में देखेंगे हम लोग फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंत, सामंत हैं, बड़े बड़े 1000 बीघा जमीन के मालिक हैं, 2000 बीघा जमीन के मालिक हैं, और वो आराम से बैठा हुआ है, और वो अपने अंदर जो है सो फिर दूसरे आदमी को बैठा दिया है। वो जाकर के किसान के पास जाएगा, उससे जो खेती कर रहा है किसान, जैसे वो सारा जमीन का मालिक हो गया, 2 4 5 कोस, 10 कोस, 1000, 2 बीघा, 2000 बीघा, 5000 बीघा का मालिक है वो। उस जमीन पर कोई ना कोई तो खेती करेगा। जो सामान्य किसान है वो चाहेगा हमारा गुजारा कैसे हो, कहेगा गुजारा होगा तुम्हारा, खेती हम देंगे आपको, लेकिन बदले में हमको टैक्स देना होगा, रेवेन्यू देना होगा। टैक्स के रूप में, टैक्स की जो रकम है वो अनाज ही है, और अनाज ही है, और वो अनाज आधे के आसपास है।
इंडिया में 1/3 के आसपास हमेशा से रहा है, 1/4 भी हुआ है, लेकिन आधे तक हुआ है। हम लोग क्या देखते हैं मेडिएवल इंडिया में कि अलाउद्दीन खिलजी जमीन की जो टैक्स है उसको 50% तक कर दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं, सामंत के नीचे छोटा सामंत, उसके नीचे छोटा सामंत, ऐसे करके अकबर के जो अकबर जो आईन अकबरी है उसमें अबुल फजल लिखते हैं कि सामंतों का इतना टाइप है, कम से कम 63 टाइप है, उसको लिखता है, वो अपने किताब में मेंशन करता है। ठीक है, तो ये सामंतवादी व्यवस्था है। इसमें सबसे नीचे का किसान वो सालों भर खून पसीना बहाता है, वो फसल पैदा करता है, लेकिन हो सकता है कि उसको साल में कुछ दिन भूखा रहना पड़े, उसको भूखे पेट सोना पड़े, उसको भूखों मरना पड़ता है। लेकिन जो शासक वर्ग है यानी जो सामंत है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, उसके गोदाम हमेशा अनाज से भरे हुए रहेंगे। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि ये जो सामंतवादी समाज है, मार्क्स जो अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो व्याख्या किए हैं वो पूरे दुनिया के संदर्भ में किए हैं। ठीक है, तो मार्क्स कहते हैं कि यहाँ भरपूर शोषण हुआ है, यहाँ जो सामंत है वो सामंत तो खुशहाल है, लेकिन जो किसान है वो किसान शोषित हुआ है, यानी कि शोषण का दौर यहाँ भी हुआ है और यहाँ शोषण कुछ ज्यादा हुआ है। ठीक है, इससे पहले वाला जो दास समाज है उसमें उतना नहीं है। इंडिया में जो इंडिया में जो है दास, इंडिया में थोड़ा सा पिछले स्टेप में आते हैं दास समाज में। इंडिया में जो दास है, दास को वैसा दास नहीं समझा जाता था। आप लोग एंशिएंट इंडिया की किताबों में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में मेगास्थनीज जब भारत आया, मेगास्थनीज जब भारत आया तो मेगास्थनीज लिखता है अपने किताब में, इंडिका में लिखता है कि भारत में दास नहीं है, जबकि दास है। वो घरेलू नौकर जरूर है, लेकिन वो परिवार के सदस्य की तरह है। वो एक मतलब यूरोपियन है और उसको समझ में नहीं आया, जबकि यूरोप में क्या है कि वहां दासों को जंजीरों में, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके रखा जाता था, तो वैसा वो यहाँ देखा नहीं। ठीक है, इंडियन मेथोडोलॉजी को दरअसल वो समझ नहीं पाया, इसलिए उसने अपने किताब में लिखा कि भारत में दास वर्ग नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि यहाँ भी था। मार्क्स इन चीजों को देखते हैं, मार्क्स कभी इंडिया आया नहीं, लेकिन इंडिया के संदर्भ में उन्होंने जो कुछ लिखा वो लिखा, और अपने सिद्धांत में जो उन्होंने व्याख्या किया, इन चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए व्याख्या किया। सो देखिए, जब हम लोग आते हैं यहाँ, इसमें आते हैं सामंतवादी समाज में, तो दास समाज की तुलना में जो है, जो सामंतवादी समाज है उसमें कुछ ज्यादा शोषण हो रहा है। आते हैं हम लोग थोड़ा पूंजीवादी समाज। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका चौथा चरण में है पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में क्या है कि जब प्रबोधन का युग हुआ, यानी जब ज्ञानोदय हुआ, पुनर्जागरण का काल आया, तो पुनर्जागरण का काल, आप लोग पूरे मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि पूरी दुनिया में अंधकार युग आया। ठीक है, पूरी दुनिया में अंधकार के बाद एक पुनर्जागरण का युग आया। ये पुनर्जागरण के युग से मतलब है कि एक बार ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान के विकास में क्या चीज हुआ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, नवीन प्रौद्योगिकी आई यानी टेक्नोलॉजी, नए नए यंत्र बनने लगे। ठीक है, और कुछ कुछ सरल मशीनों का आविष्कार होने लगा। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो काम कम समय में ज्यादा समय में होता था, वो काम अब कम समय में होने लगा। और इससे क्या हुआ और इससे ये हुआ कि आदमी के अंदर नए नए टेक्नोलॉजी में
नए नए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी को प्रयोग करने में रुचि बढ़ने लगी, और इस तरह से आगे जाकर के हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति आई तो कल कारखाने स्थापित होने लगे, उत्पादन और वितरण के नियम बदल गए। जहां उत्पादन हाथों से होता था वहां उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा। हाथ से यदि मैनुअल वर्क होगा तो दिन भर में कोई आदमी कितना काम कर सकता है? जितना खपत है या जितना मांग है उससे कम ही वो प्रोडक्शन दे पाएगा। लेकिन जब मशीन बनाएगा तो मशीन ज्यादा बनाएगा। आज हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोग को मार्केट में कोई चीज की कमी नहीं मिलती है। उस समय भी ये चीजें आने लगी, जैसे वस्त्र उद्योग को देखते हैं हम लोग। तो वस्त्र उद्योग में क्या है कि आदमी बहुत मतलब कि बहुत कम कपड़ा बुन पाता, जिससे कि वो अपना जरूरत पूरा करता और लोगों की जरूरत के लिए वो कपड़ा बुन पाता। इसके बाद भी कितने लोगों को कपड़ा नहीं मिल पाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई तो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। मशीन दिन रात काम करेगा। अगर कहीं एक मशीन पूरा गर्म हो जाए, हीट हो जाए, यानी थक जाए मशीन, तो दूसरा मशीन है। कारखाना को कभी बंद होते हुए आप लोग देखे हैं? जी नहीं, कारखाना कभी बंद नहीं होता है। ये सरप्लस प्रोडक्शन जब होगा तो ढोने के लिए पहले आदमी अपने सर पर वजन लेकर के चलता, अपने बैलों के ऊपर बोझा ढोता, लेकिन बैलगाड़ी से धोता। लेकिन बाद में क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आया तो बसें आने लगी, रोड बनने लगे, बाद में रेलवे का भी आविष्कार हो गया। ठीक है, और इस तरह से हर जगह उत्पादन और वितरण के नियम बदले। और ये नियम जब बदले तो क्या हुआ कि यहाँ भी शोषण आया। शोषण ऐसे कि जो कारखाना का मालिक है वो कारखाना में काम करने के लिए मजदूर को चाहेगा। गांव से मजदूर शहरों की तरफ बढ़े, और जब शहरों की तरफ मजदूर बढ़े तो शहरों में उसे झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा। अंधार मैले कुचेले वस्त्रों को पहनना पड़ा, और जो आवास थे वो झुग्गी झोपड़ियों से ज्यादा नहीं थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे। और आज भी आप लोग लेबर के घर को यदि आप देखेंगे तो वैसे ही होता है, बहुत कुछ खास नहीं बदला हुआ है आज भी। अब थोड़ा परिस्थितियां बदली हैं अभी कि सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है ताकि लोग घर बना सके। सो भी आप किसी गांव में जाएं या एकदम इंटायर गांव में आप जाएं तो आपको वहां खपड़ेल मकान दिखेगा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मिलेंगे। आज भी जो शहरों में स्लम बस्तियां हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है, सो हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। अब जो है, जो लोग गांव को छोड़ करके चले गए हैं तो वहाँ शहर में है। अब शहर में उसको मालिक यानी पूंजीपति, मिल का मालिक चाहेगा कि इसको कम से कम मेहनताना दिया जाए। उसको 8 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे का सिस्टम बाद में आया, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे तक काम करवाया जाएगा। ठीक है, और उसको उतना नहीं मिलेगा कि वो अपना वहाँ खर्च चला सके, और जो गांव में उसका परिवार है उसके लिए वो खर्च पैसा भेज सके। इस कंडीशन में वो मालिक जो है सो जो उत्पाद उससे काम तो करवाएगा लेकिन उसको अतिरिक्त नहीं देगा। जितना उसका खर्च है मुश्किल से वो पूरा करेगा। इस कंडीशन में ये होता है कि जो औद्योगिक मजदूर है उसका शोषण और ज्यादा हो रहा है। जब और ज्यादा शोषण होगा तो इस कंडीशन में ये होगा कि उसमें चेतना ज्यादा होगी। चेतना चेतना का मतलब है अवेयरनेस। उसका दिमाग ज्यादा काम करेगा, और वो ज्यादा दिमाग काम करेगा तो क्या करेगा, वो विद्रोही ज्यादा होगा। वो चाहेगा मजदूर मालिक से कि हम ज्यादा से ज्यादा इससे वसूलें, या कम से कम जितना हमारा जरूरत की चीजें हैं वो वसूलें। इसलिए वो हड़ताल करेगा, यूनियन बनाएगा। लेकिन इससे पहले जब हड़ताल
समाजवादी आंदोलन दरअसल इन्हीं संदर्भों में आया है कि औद्योगिक क्रांति हो गई है, लोग यूनियन नहीं बना सके, हड़ताल नहीं कर सके, धरना नहीं दे सके, तब पूंजीपति को फायदा होगा। सो इन्हीं चीजों में हम लोग शुरू से देख रहे थे। सेंट साइमन को हम लोग देखे, मार्क लुई ब्लॉक को हम लोग देखे और रॉबर्ट ओवेन को देखे। जब मार्क्स आया तो मार्क्स इसकी व्याख्या कर रहा है और वो कह रहा है कि औद्योगिक मजदूर जो सामंतवादी समाज है उसके मजदूर से ज्यादा अवेयर है और वो संघर्ष करने में, क्रांति करने में वो आगे रहेगा। दरअसल मार्क्स का कहना यही है कि इससे क्या है कि यही वर्ग क्रांति लाएगा, सर्वहारा क्रांति, प्रोलेटारियट सर्वहारा क्रांति, यानी सामान्य वर्ग क्रांति करेगा। और उस क्रांति के बाद जो है सो समाज में समानता आएगी। और मार्क्स का अगला चरण है, इसमें शोषण ज्यादा होता है पूंजीवादी व्यवस्था में। एक वर्ग जो मजदूर है वो मजदूर ही रह जाएगा और जो पूंजीपति है वो और ज्यादा अमीर बनता जाएगा। तो मार्क्स का ये जो सिद्धांत है पूंजीवादी समाज, ये पूंजीवादी समाज में शोषण ज्यादा है तो यहाँ मजदूरों में अवेयरनेस ज्यादा है, और जब अवेयरनेस ज्यादा है तो यहाँ वर्ग चेतना ज्यादा होगा, और चेतना ज्यादा होगा तो यहाँ क्रांति भी होगी। मार्क्स यही चाहते थे कि समाज में एक जागरूकता है। इन्हीं संदर्भों में मार्क्स कहते हैं कि जो अपने उसने दास कैपिटल में लिखा भी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा जो 1847 में, उसमें उसने लिखा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है। उनका कहना था कि आपके पास खोने के लिए केवल दुख है, केवल तकलीफ है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, लेकिन जब आप लड़ेंगे तो आप अधिकार को पाएंगे। और इसलिए वो आह्वान करते हैं कि ये जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, इसमें आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं देगा पूंजीपति उसको। क्या देगा? केवल उतना ही देगा जितना कि उसका गुजारा कर चल सके, और मुश्किल से गुजारा चल सके। अगर कहीं एक कारखाना में काम करने वाला आदमी आज भी अगर कहीं बीमार पड़ जाए, उसको मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, तो मालिक उसको कभी पैसा नहीं देगा कि तुम अपना इलाज कराओ, मर गया तो मर गया। उसके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा वो उसका होगा, उसको अपने भाग्य के भरोसे या उसको अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। ठीक है। इन्हीं संदर्भों में मार्क्स कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। ठीक है। अभी अगला हम लोग देखते हैं, मार्क्स का अगला है, मार्क्स का जो अगला है वो है साम्यवादी समाज, साम्यवादी समाज या समाजवादी समाज। मार्क्स कहते हैं कि यहाँ समाज में समानता नहीं आई है। समाज में समानता तब आएगी जब, समाज में समानता तब आएगी जब कोई शोषक नहीं होगा, कोई शोषित नहीं होगा, कोई किसी का ना तो शोषण कर सकेगा, ना ही कोई किसी से शोषित हो सकेगा। कहने का मतलब है, मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जब पूंजीवादी है और इधर पूंजीपति है, इधर मजदूर है, और हर तरह से जब फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो पूंजीपतियों के बीच भी कंपटीशन होगा। ये कंपटीशन इस संदर्भ में कि मान लीजिए कोई दुकानदार है या कोई हॉस्पिटल वाला है, तो आप देखेंगे कि एक हॉस्पिटल वाला दूसरे हॉस्पिटल से संपर्क तो रखता ही है, लेकिन उसके बीच कंपटीशन है, और मार्केट में जो कमजोर पड़ेगा उसको मार्केट से आउट होना पड़ेगा।
पूंजीपति दरअसल मजदूरों का शोषण इसलिए करता है कि उसके पीछे है कि अगर कहीं हमको 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो जो अपने खर्च की चीजें हैं, यानी अपना घरेलू खर्च की चीजें, 5 रुपया या 10 रुपया, उसको हम अपने घरेलू खर्च पर खर्च करें और बाकी शेष रुपया को हम उसी में री इन्वेस्ट करें, अपने जो उत्पादन करते हैं उसमें फिर से हम लगाएं, तभी वो मार्केट में टिका रहेगा। जब वैसा वो नहीं करेगा, यानी प्रतियोगिता के हिसाब से वो नहीं चलेगा, बाजार की प्रतियोगिता के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, तो मार्केट से आउट भी हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसा समय भी आएगा जब पूंजीपति के बीच भी प्रतिस्पर्धा होगी, और इस प्रतिस्पर्धा में वो सारा पूंजीपति वर्ग जो छोटा छोटा है वो समाप्त होने लगेगा, और एक बड़े पूंजीपति वर्ग के हाथ में एक पूंजीपति वर्ग मेन रहेगा, और उसके बाद सारे लोग मजदूर होंगे। आप इसको ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, क्लास में भी इसको हम समझाए हुए हैं कि मान लीजिए एक मेडिका का मालिक है। मेडिका कराची का बड़ा अच्छा नामी हॉस्पिटल है, उसका मालिक एक है, वो पूंजीपति है। हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो या मैट्रिक पास हो या नहीं हो, लेकिन जो डॉक्टर है वो अमेरिका से आ रहा है पढ़ के, इंग्लैंड से आ रहा है पढ़ करके, और डॉक्टर उसके यहाँ काम करता है और उसको क्या मिलता है? मजदूरी। ठीक है। और यहाँ जो है सो क्या है, यहाँ मजदूरी वो कर रहा है और वो मालिक बन करके बैठा हुआ है। कौन? जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपिटल है, मनी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो क्या है? उसके यहाँ नौकर है, यानी मजदूर है। यानी समाज में अब दो ही वर्ग हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मालिक और मजदूर। ठीक है। जब मालिक और मजदूर रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मालिक हमेशा चाहेगा कि कम से कम अपने मजदूर को दें, अपने यहाँ काम करने वाले कामगार को दें, और इस तरह से समाज से धर्म का भी प्रभाव कम होगा। धर्म का प्रभाव कम होगा, इसको यूं ऐसे समझिए, जब हम लोग सामंतवादी व्यवस्था में थे तो किसान कभी भी अपने राजा के खिलाफ, यानी सामंत के खिलाफ बगावत नहीं करेगा, वो उसको भगवान मानता है, राजा को भगवान मानता है। लेकिन यहाँ जो है वो अपने मिट्टी से उखड़ चुका है, वो औद्योगिक मजदूर है, वो उसके खिलाफ बगावत करेगा, पूंजीपति के खिलाफ। और जो समाज में दो वर्ग हैं, मालिक और मजदूर, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, वो दोनों के बीच भेद खत्म हो जाएगा। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो सारे मजदूर लोग इकट्ठा होंगे और उस मालिक को मार डालेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, और इस तरह से जितने भी संपत्ति है, यानी पूंजी है, यानी कारखाना है, उसका मालिक कौन हो जाएगा? वो सारा मजदूर वर्ग हो जाएगा। और बाद में समाज में एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। उसमें ना तो कोई शोषित होगा, ना ही कोई शोषण करता। ठीक है। सो मार्क्स को हम लोग इस तरह से ऐसे देख रहे थे। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद में यही चीजें हैं। ठीक है। देखिए, इसमें अगर कहीं यदि इसको लिखाएंगे तो लिखाने में तो टाइम लग जाएगा।